हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस चैप्टर का एचएससी क्लास 11 के लिए। जैसे हम लोग ने अब तक डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का 2 लेक्चर जो पढ़ा है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज रहा हूँ जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप जरूर जाकर देख सकते हैं। वैसे अगर आप लोग थोड़ा बहुत क्यूरियस होंगे कि मैंने उसमें लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में क्या पढ़ाया है, तो मैंने उसमें सबसे पहला एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा। बट एक्सरसाइज 4.1 क्या है? अगर कोई दूसरा बच्चा आ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ने वाला है या फिर कुछ और बोर्ड का है, तो उसको 4.1 क्या समझेगा। तो अगर मैं आप लोग को डिटेल में बताने जाऊंगा तो मैंने वहां पे ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट को एक्सपांड कैसे करने का, उसके अलग अलग मेथड सिखाए। फिर हम लोग ने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में सीखा। आई होप सभी लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में पता है। तो उसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, माइनर को कैसे निकाला जाता है, उससे रिलेटेड कोफैक्टर को कैसे निकाला जाता है, -1 टू द पावर i प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय mij, ये सारे फॉर्मूले हम लोग ने वहां पे देख लिए। एट द सेम टाइम हमने एक्सपांशन ऑफ अ डिटरमिनेंट अलोंग द रो अलोंग द कॉलम विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, वो भी कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग हो गया लेक्चर का तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उल्टा डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड अगले साल आप लोग को मैट्रिसेस में और मदद होगा ये फॉर दोज पीपल जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आगे जाकर, या फिर कोई मैथमेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट लेना चाहता है, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स हो या मेनी मोर। ये चैप्टर कहीं आप लोग को छोड़ के नहीं जाने वाला है। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। ओके, चलो तो लेक्चर नंबर 3 आज क्या नया पढ़ने वाले। वैसे लेक्चर नंबर 3 पूरा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो है। बट आज मैंने सोचा कि मैं आज एक्सरसाइज 4.2 नहीं पढ़ाऊंगा, उसके पहले आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, डिटरमिनेंट्स में क्या होता है मालूम है? डिटरमिनेंट्स आपके सामने देखे रखा रहेगा ना, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे बिकॉज आपको एक्सपांशन करना आता है। बट क्या अगर मैं आप लोग को बोलूंगा कि सामने दिया हुआ डिटरमिनेंट कभी कभी ऐसा भी कुछ खास डिटरमिनेंट होते हैं, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसको देखकर ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये डिटरमिनेंट जो मुझे 5 मिनट लगता है सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट लगता है सॉल्व करने के लिए, उसको मैं 10 सेकंड में ही खत्म कर सकता हूं। सो व्हाट, आपको कैसा रिएक्शन लगेगा? तो आप बोल रहे होंगे उसकी क्या जरूरत है, हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा ना 11th एंड 12th में। नहीं बच्चों, कभी कभी ऐसे डिटरमिनेंट्स होते हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसे डिटरमिनेंट देंगे तो आप चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं। एंड उस चीज को बोला जाता है बच्चों प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम यहाँ पे डिटरमिनेंट के 7 प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज काफी ईजी होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत टाइम लगता है समझने के लिए। तो मेक श्योर आप पूरे प्रॉपर्टीज को एकदम अच्छी तरह से समझो, तब जाकर आप लोग एक्सरसाइज 4.2 या फिर जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है समझने की कोशिश करना। सबसे पहला प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है, मैं पहले स्टेटमेंट बताऊंगा, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आप लोग को सारे आपके टेक्स्ट बुक में ज्यादातर कोई सॉल्व मतलब कोई एक एग्जाम्पल देकर नहीं दिया है, तो उन्होंने एक जनरल एग्जाम्पल दिया है। मैंने आप लोग को तो पूरा एकदम पर्टिकुलर एग्जाम्पल देकर ही समझाने की कोशिश की है, तो जरूर देखना। The value of determinant remains unchanged. The value of determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows. इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया होगा तो let me help you out. इन्होंने क्या बोला है? डिटरमिनेंट का वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर मैंने रो को कॉलम में बदल दिया एंड कॉलम को रो में बदल दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों? यहां पे मैंने जो बताया है वो एक ऑर्डर 2 वाला डिटरमिनेंट है। तो ऐसा मत समझना कि ये ऑर्डर 2 पे ही प्रॉपर्टी लगता है, ये ऑर्डर 3 पे ही लगेगा, ऐसा नहीं है। मैंने जहां जहां इजी लगता है वहां कभी कभी ऑर्डर 2 का भी डिटरमिनेंट बताया है, तो कहीं 3 का भी डिटरमिनेंट बताया। ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स का, ये किसी भी डिटरमिनेंट में काम करता है। देखो ना, ऊपर ऐसा लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो ये किसी भी डिटरमिनेंट में काम करने वाला है, चाहे वो ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो, ऑर्डर n का हो, कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टी चलने ही वाला है। क्योंकि मैंने यहां पे सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए ऑर्डर 2 लिया है। इन्होंने क्या बोला बच्चों? मान के चलो, देखो मेरे पास यहां पे एक डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स है 3, 4, 1 एंड 2। अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे जो मेरे रो में एलिमेंट्स थे, पहले रो में क्या था? 3 एंड 4 था, एंड मेरे दूसरे रो में क्या था? 1 एंड 2 था। तो मैं रो के एलिमेंट्स कॉलम में लिखूंगा, तो अपने आप जो कॉलम के एलिमेंट्स है ना वो रो में बदल जाते हैं। इसका मतलब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया है तो मेरे जो कॉलम के एलिमेंट्स जो दिख रहे 3 एंड 1, उसको मैंने रो में लिख लिया, एंड जो रो के एलिमेंट्स है उसको कॉलम में लिख लिया। तो देख सकते हो रो का जो 3, 4 है वो अभी 3, 4 हो गया, एंड जो 1, 2 जो नीचे का रो था वो अभी कॉलम बन गया। आप देख सकते हैं बच्चों, आपका रो गॉट कन्वर्टेड टू कॉलम
एंड उसी के साथ साथ आपका कॉलम गॉट कन्वर्टेड टू रो। दिख रहा है बच्चों, आपका कॉलम क्या था 3 1 था पहला कॉलम, तो वो पहला रो में बदल गया 3 1 एंड उसके बाद में 4 2 जाता वो 4 2 बन गया आपका यहाँ पे रो। वेरी सिंपल। सो इन्होंने क्या बोला है बच्चों कि जब आप रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे हम कैसे माने, देखो ना प्रॉपर्टी, इसको सॉल्व करके देखो। 3 2 6 होता है, -4 1 4 होता है, 6 - 4 मिलता है 2 एंड यहाँ भी अगर करोगे तो 3 2 6 ही होता है, -1 4 4 ही होता है, तो आपको आंसर मिलेगा 2। अगर आप बोल रहे होगे तो ये तो 2/2 है, इसमें क्या है, इसमें तो हम लोग कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि ऑर्डर 3 में भी एक कुछ भी अपना खुद का एक डिटर्मिनेंट बना दो एंड उस डिटर्मिनेंट के सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना एंड सारे कॉलम्स को रो में कर देना एंड चेक करना कि आपको सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं। 100% लिख के देता हूं बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मिल चुका है टाइम स्टैम्प के साथ। ओके, आगे जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के पास। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। बच्चों यहाँ पे 2 रोज और कॉलम्स बोला है ना, मतलब ये ऑपरेशन आप रो में भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉलम में भी कर सकते हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स। यहाँ पे रोज और कॉलम बोला है तो कुछ कुछ जगह पे मैंने प्रॉपर्टी में रो का इस्तेमाल किया है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी में मैंने कॉलम का इस्तेमाल किया है। तो ऐसा मत समझना बच्चों कि ये सिर्फ रो में ही चलता है या फिर कॉलम में ही चलता है, ऐसा नहीं है, किसी में भी चल सकता है, तो आप कौन सा भी चलेगा यहाँ पे। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। नहीं समझ में आया, चलो इसको मैं अभी 2/2 नहीं तो 3/3 बता दो, ताकि काफी आप लोग को थोड़ा काफी हद तक आप लोग को समझ में आ सके। मैंने यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बता दिया है बच्चों, वो है 3 4 1 1 2 5 एंड उसके बाद में 2 3 एंड 1। सारे पॉजिटिव होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं होता है, बट आपको इजी करने के लिए मैंने पॉजिटिव बताया है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं। फटाफट से सॉल्व करना आता है, एक्सपांड करना आता है। 3 × 2 - 15, तो 2 - 15 हो जाएगा, -4 × 1 - 10, हमने सीखा है बच्चों ये, प्लस 1 × 3 - 4 हो जाएगा, बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 2 - 15 होता है -13, -13 × 3 becomes -39, 1 - 10 becomes -9, -9 × -4 becomes +36 एंड उसके बाद में 3 - 4 होता है -1 × 1 becomes -1। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 36 - 1 होता है 35, -39 होता है -4, तो इसका आंसर आपको -4 मिला। चलो ये तो डिटर्मिनेंट ने आपको -4 दे दिया। अब प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप कोई भी 2 रो लो या फिर आप कोई भी 2 कॉलम लो एंड उसको इंटरचेंज करो। आप कोई भी 2 रो, कोई भी R1 R2 लो या फिर R2 R3 लो या फिर R1 R3 लो, आपकी मर्जी, कोई भी 2 लो, या फिर आप कोई भी कॉलम्स ले सकते हैं, C1 C2 C3 में से कोई भी 2 ले लो एंड उनको इंटरचेंज करो। इंटरचेंज का मतलब क्या है, अगर मैंने R1 और R2 ले लिया तो अभी R1 के सारे एलिमेंट्स R2 में रखने का एंड सारे R2 के एलिमेंट्स R1 में रखने का, इसको इंटरचेंज बोलते हैं। सारे एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है। तो मैंने यहां पे क्या किया मालूम है, व्हाट आई डिड वाज, मैंने फर्स्ट रो को एंड थर्ड रो को लिया, कौन सा भी ले सकता था ना, तो फर्स्ट रो को एंड थर्ड रो को लिया एंड उनको इंटरचेंज किया। सेकंड रो वैसी था एंड मैंने कॉलम को नहीं लिया, मैंने रो को लिया। तो देखो थर्ड रो क्या था, थर्ड रो था 2 3 1, वो ऊपर आ गया, देखो 2 3 1 एंड 1 2 5 तो वैसे ही रहेगा, तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। एंड 3 4 1 जो फर्स्ट रो में था वो अभी नीचे आ गया, 3 4 1 इन द थर्ड रो, सो आई इंटरचेंज्ड फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो, बराबर है। अब इससे क्या होने वाला है, हैव अ लुक ओवर हियर बच्चों। अगर आप लोग इधर देखोगे तो 2 × 2 - 20 हो जाएगा, -3 × 1 - 15 हो जाएगा एंड प्लस 1 × 4 - 6 हो जाएगा, बराबर है। आप देख सकते हो पूरी तरह से चेंज है। पहला वाला डिटर्मिनेंट पूरा अलग दिखा रहा है, दूसरा वाला डिटर्मिनेंट देख रहे हो पूरा अलग दिख रहा है, एक्सट्रीमली एग्जैक्टली अलग है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे बच्चों, तो 2 - 20 कितना होता है, -18, -18 × 2 कितना होता है, -36 एंड यहाँ पे 1 - 15 कितना होता है, -14, -14 × -3 होता है +42 एंड उसके बाद में 4 - 6 होता है -2, -2 × 1 becomes -2 itself। यहां तक समझ में आ गया। अभी देखो इसको सॉल्व करो, 42 - 2 होता है 40 एंड 40 - 36 कितना मिलता है, 4 मिलता है। जरा चेक करो बच्चों, दोनों डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो एंड आप लोग को कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे, एब्सोल्युटली। अगर आप लोग ने देखा है तो बेस्ट है, दोनों डिटर्मिनेंट का आंसर सेम मिला, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना था कि दोनों के
साइन जो थे वो चेंज हो गए। इसका मतलब है कि जो पहला वाला आपका डिटर्मिनेंट था उसने -4 अगर दिया तो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट ने +4 दिया, ओनली द साइन चेंजेस। यही प्रॉपर्टी वहां पे बोला है। प्रॉपर्टी नंबर 2 से इफ एनी 2 रोज या फिर एनी 2 कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ओनली चेंजेस इट्स साइन। वो सिर्फ अपना साइन को बदलता है, बाकी 4 है तो -4, ऐसा ही होगा। वेरी 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 सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नजर इसको छोड़ना भी मत, मतलब भूल मत जाना या फिर इसको इग्नोर मत करना। चलो जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के पास। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है इफ एनी 2 रोज और कॉलम, फिर से कोई भी 2 रो लो, कोई भी 2 कॉलम लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मार्क करो बच्चों, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे आपका काफी टाइम बचने वाला है। इसका मतलब क्या बोला है मालूम है उन्होंने बोला है कि आपके डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए, तो आइडेंटिकल का मतलब होता है उन पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट, सारे, आई रिपीट, सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताऊं तो देखो, ये रहा मेरा एग्जांपल। यहां पे लिखा है 331, उसके बाद में 115 एंड उसके बाद में लिखा है 221। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो 331, 115, 221 को देखकर बच्चा तो बोलेगा कि इसमें क्या आइडेंटिकल है, तो आपके नजरें पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से इधर उधर होने चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी रो आइडेंटिकल नहीं है। पहले रो में तो 331 है, दूसरे में 115 है, फिर 221 है, कहाँ पे कुछ भी है, एंड सारे होने चाहिए। बट आपने शायद कॉलम की तरफ नजर नहीं देखी, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे आपका कॉलम नंबर 1 जो है उसमें 312 करके है, एंड कॉलम नंबर 2 जो है उसमें भी 312 है। और एक बात बताता बच्चों, आइडेंटिकल का मतलब यह होता है कि एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे 312 है तो 312 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में 312 दिखा, दूसरे में 321 दिखा तो वह आइडेंटिकल है, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर भी परफेक्ट होना चाहिए, उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, तो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। तो मैं अगर आपको बोलूंगा ना कि ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो आप सॉल्व नहीं करते बैठने का। There is a smart work in doing these things and that's what the property is saying, कि उन्होंने बोला है कि जब ऐसा आप लोग को दिखता है तो डायरेक्टली 0 लिख के आने का। तो इसका आंसर कितना है बच्चों? 0 है। बट आप बोलोगे हम आपकी बात को यकीन कैसे माने? चलो आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 10 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय फिर से 1 - 10 ही हो जाएगा, एंड +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 2 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो पहला टर्म 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 10 आपके दूसरे टर्म 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 10 के साथ कैंसिल करेगा, बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स। एंड उसके बाद में 1 × 2 - 2 में 2 - 2 तो 0 होता है, 0 1 0 होगा। मतलब इसको अगर आप सॉल्व भी करने जाते तो आपको 0 ही मिलता। मैंने तो आपको भी सॉल्व करके भी दिखा दिया, मतलब मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को राइट एकदम ट्रू है ये आपके सामने दिखा दिया। डोंट यू रियली थिंक इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट? तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है बच्चों, एग्जाम्स में भी सॉल्व नहीं करना है। इनफैक्ट आपको प्रॉपर्टी लिख कर आना है कि व्हेनेवर यू गेट समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू 0 करके आप ये प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हो, दैट द 2 rows ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल and that's why it becomes 0। and कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तो टेंशन ही मतलब, उधर तो आपको तुरंत कर देने का 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। चलो 3 प्रॉपर्टी हो गए, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 के पास जाते हैं। टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनना। आगे 1-2 प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, फिर से कोई भी रो या कोई भी कॉलम का हर एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then the value of the new determinant is k times the value of a given determinant। अगर आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो एग्जाम्पल के साथ पूरा स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूं कि बच्चों मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट है 3 4 1 1 2 5 एंड 2 3 1। आपको कुछ फैमिलियर लग रहा है बच्चों आप लोग को ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट? हाँ, हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो यूज किया था वही प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट है। इसका आंसर हमें तो अब तक मुझे तो याद भी हो गया, -4 करके, बराबर है। अब बच्चों इसका आंसर तो -4 है, बट इसलिए मैंने फटाफट से सॉल्व कर दिया, बिकॉज देयर इज नो नीड, हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था इसको लास्ट में, तो इसका आंसर -4 मिल चुका था। चलो ठीक है। बट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है मालूम है? आप कोई भी एक रो उठाओ या आप कोई भी एक रो को क्या आप कॉलम भी उठाओ,
आपकी मर्जी है, आप रो 1 को उठाना चाहते हैं उठाओ, आप कॉलम 2 को उठाना चाहते हैं उठाओ, आप रो 3 को उठाना चाहते हैं, कॉलम 1 को उठाना चाहते हैं, किसी को भी उठाओ। एंड वो पर्टिकुलर रो या वो पर्टिकुलर कॉलम का हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को किसी एक स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, के से। तो मैंने क्या किया मालूम है, आप लोग को इजी करने के लिए मैंने रो 2 उठा दिया, रो 2, एंड मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, हर एक एलिमेंट ऑफ रो 2 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। मैंने कांस्टेंट पकड़ लिया के नहीं, मैंने कांस्टेंट पकड़ा 4, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो क्या होने वाला है, तो मैंने रो 2 को पकड़ा ना, तो रो 1 तो जैसा था वैसे ही रहेगा 3 4 1। मैंने रो 3 को नहीं पकड़ा था, रो 2 को पकड़ा था, इसलिए रो 3 भी सेम टू सेम रहेगा 2 3 1। एंड मैंने रो 2 को पकड़ा एंड उसको हर एलिमेंट का, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, अ रो या फिर अ कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय अ कांस्टेंट। तो मैंने हर जो एलिमेंट दिख रहा है रो में 1 2 एंड 5, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, हर एक को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का। तो क्या हो जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन जाएगा, एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बन जाएगा, बराबर है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर आप ऐसे कोई भी रो को उठाते हो या कोई भी कॉलम को उठाकर उसको हर एक एलिमेंट को अगर उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका फाइनल आंसर में क्या बदलाव होता है। तो उन्होंने बोला है कि आपका जो फाइनल आंसर होगा, द न्यू डिटर्मिनेंट इज देयर, दैट विल बी k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, जो वैल्यू था उसका k टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब उनको ये बोलना है कि भाई तुमने मेरे कोई भी एक रो को 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो आपको जो वैल्यू मिला था -4, वो भी 4 से मल्टीप्लाई होकर आपका फाइनल आंसर आपको -16 लाख कर देगा। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया बच्चों। आपका जो भी डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू -4 मिला, तो आप उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक एलिमेंट, एक कॉलम के एलिमेंट्स को छेड़छाड़ी की, आपने वहां पे निकालकर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, हर एक रो को, हर एक एलिमेंट ऑफ रो को या फिर हर एक एलिमेंट ऑफ कॉलम को। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो उसी कांस्टेंट से जितने आपने मल्टीप्लाई किया था उसी कांस्टेंट से ही आपका मल्टीप्लाई होकर आंसर मिलेगा। मतलब उनको बोलना है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से -16 मिलना चाहिए। लेट्स सी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 -60 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 -40 हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाइड बाय 12 -16 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते देखते हैं। 8 -60 होता है -52, -52 इंटू 3 बिकम्स -156, 4 -40 होता है -36 इंटू -4 बिकम्स +144, एंड उसके बाद में 12 -16 होता है -4 इंटू 1 बिकम्स -4। सॉल्व करके देखो बच्चों, 144 -4 होता है 140, एंड 140 -156 बिकम्स -16। देख रहे हो बच्चों, कुछ संबंध दिख रहा है यहाँ पे। कैन यू सी अ रिलेशन ओवर हियर? यस, द रिलेशन वाज, मेरा जो नंबर वहां पे मिला था -4 था, वो -16 इसीलिए हो पाया बिकॉज इट गॉट मल्टीप्लाइड बाय 4। बट ये 4 कौन सा मैजिकल नंबर नहीं था, वो 4 मैंने उधर स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया था 4 से, एंड दैट्स व्हाट हियर केम। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैंने कौन सा भी कॉलम उठा लिया होता एंड उसके सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या मेरा आंसर -12 होता? ऑफ कोर्स आता। ट्राई करके देखो, -12 होता। क्यों? क्योंकि उधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए रिजल्टेंट भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। -4 इंटू 3 बिकम्स -12। यू कैन ट्राई इट आउट बच्चों, जितना ज्यादा ट्राई करोगे बहुत मजा आएगा आप लोग को। प्रॉपर्टी उतना आपको, आपकी ऐसा दिल और दिमाग में ऐसा डिसॉल्व हो जाएगा, मजा आएगा आप लोग को। आपको समझ में आना चाहिए हर प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, अरे ये तो सेम लग रहा है। हर एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी एक रो को उठाओ या फिर अ कॉलम, किसी एक कॉलम को उठाओ, एंड उसके हर एलिमेंट अगर उसको मैं एक्सप्रेस कर पाऊं एज द सम ऑफ 2 नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। कुछ समझ में नहीं आया ना? सच बताओ, मुझे भी नहीं समझा। लेट मी हेल्प यू आउट। उन्होंने बोला है कि बच्चों कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम को आप एक्सप्रेस कर पाओ सम ऑफ 2 नंबर्स के हिसाब से। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैं पूरा डिटर्मिनेंट दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, मेरा एक डिटर्मिनेंट है जिसमें नीचे के रो का दिख रहा है A3 B3 C3, उसको मैंने वैसे ही रखा। A2 B2 C2 मैंने वैसे ही रखा। बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले रो को लिया, किसी को भी ले सकते थे तो पहले रो। एंड कैन यू सी बच्चों, हर एलिमेंट उस पर्टिकुलर रो का, आपका जो पहला रो है उसका हर एलिमेंट जो है बच्चों, उसको मैं एक्सप्रेस कर पाया एज द सम ऑफ 2 नंबर्स। इट्स लाइक माय फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वाज एक्सप्रेस्ड एज नॉट जस्ट A1 बट आई एक्सप्रेस्ड इट एज A1 + X1। इट्स लाइक बच्चा कोई एक नंबर होता 5 तो आप उसको लिख पाते 3 + 2 या फिर 1 + 4। सो एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट एज द सम ऑफ 2 नंबर्स।
तो a1 प्लस x1 एंड सारे एलिमेंट्स को करने पड़ेंगे। फिर सिर्फ एक एलिमेंट को करके फायदा नहीं होता। अगर आप रो को ले रहे हो, फर्स्ट रो को ले रहे हो, तो उसके सारे एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा सम ऑफ टू नंबर्स, एनी टू नंबर। तो b1 प्लस y1 एंड c1 प्लस z1। अगर आप रो 3 लेते हैं तो आपके रो 3 के सारे एलिमेंट्स को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने रो में कोई मर्जी का एक ही एलिमेंट, उन्होंने बोला ना ईच एलिमेंट बोला है ना, तो ईच एलिमेंट का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर रो के। तो बच्चों उन्होंने बोला कि अगर मैं ऐसा एक्सप्रेस कर पाया सम ऑफ टू नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टोटल डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। तो दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को मैं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट का सम रिप्रेजेंट कर सकता है। बट कैसे करना है बताता हूं, देखो सिंपल है। पहला आप लोग देख सकते हो, पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा a1 b1 c1 डिवाइडेड बाय a2 b2 एंड c2 एंड a3 b3 एंड c3। ये होगा आपका पहला डिटर्मिनेंट। मतलब हमने किया क्या, हमने थर्ड रो का हमारा कुछ चेंज किया था क्या? नहीं, तो थर्ड रो वैसे ही रहेगा। सेकंड रो को हमने एक्सप्रेस किया था क्या? नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। फर्स्ट रो को एक्सप्रेस किया था क्या? हाँ, तो उसके सारे पहले टर्म्स a1 b1 c1 प्लस अगर हम दूसरा डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हो x1 y1 z1, फिर a2 b2 c2 एंड a3 b3 एंड c3 एंड ये डिटर्मिनेंट। आप देख सकते हो बच्चों, हमने सिर्फ वही डिटर्मिनेंट, मतलब वही एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट हमने चेंज किया जिसका हम लोग ने छेड़छाड़ी की थी, जिसको हमने सम ऑफ टू नंबर्स बता दिया था। अब प्रॉपर्टी को ठीक से फिर से पढ़ो बच्चों कि आप लोग को समझेगा कि नहीं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, मैंने फर्स्ट रो चुना, इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स, हर एक एलिमेंट को करना है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे मैंने तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में बाकी के जो सेम रहेंगे, बिकॉज उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका हम लोग ने कुछ नहीं चेंज किया था। पहले टर्म्स आ जाएंगे a1 b1 c1 एंड दूसरे में भी सेकंड रो एंड थर्ड रो विल रिमेन द सेम एंड x1 y1 z1 आ जाएगा वहां पे। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मैं बहुत कंफ्यूज होता था 11th स्टैंडर्ड में। इसके पीछे का रीजन बताता हूं, क्योंकि हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि भाई a1 और x1 ऐड हो रहा है इसलिए उधर a1 प्लस x1 दिख रहा है, b1 और y1 ऐड हो रहा है, c1 और z1 ऐड दिख रहा है इसलिए उधर है, तो a2 और a2 भी तो ऐड हो रहा है तो उधर 2a2 क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसे मैं हमेशा से सोचता था। ऐसा नहीं होता है बच्चों, प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसा है कि जिसको आपने सम ऑफ टू नंबर्स को एक्सप्रेस किया वही दोनों अलग अलग आ जाएंगे यहाँ पे, एंड बाकी के चीजों को आपको वैसे के वैसे रखना है। प्रॉपर्टी है वैसे, सो यू हैव टू राइट दिस वे। इज दैट क्लियर? इसको यूज करते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम एक्सरसाइज में जब करेंगे तो आप लोगों को पूरा ज्यादा डिटेल में समझेगा। इसको नोट्स बनाते रहना। प्रॉपर्टी नंबर 6 आज का सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी नहीं है ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लेट्स ट्राई टू रीड दिस वन। इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. The operation Ri changes to Ri plus KRJ does not change the value of the determinant. अरे कहना क्या चाहते हो? Exactly, कहना क्या चाहता हूं मैं यहाँ पे। Let me help you out. मुझे पता है आप लोग को ये स्टेटमेंट घंटा कुछ नहीं समझा है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने होता या फिर मैं अभी पढ़ भी रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखने के बाद बच्चा बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे समझानी है, तो 7 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को अगर मैं इग्नोर भी कर दूं, नहीं करूं, तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपको ये नहीं समझा तो आगे जाकर आपको कभी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझेगा, जो कि मैट्रिसेस का बैकबोन है। बैकबोन समझते हो बच्चों? आप लोग उस चीज को नहीं समझ रहे हो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों थोड़ा सा मेहनत है, बट अभी आप लोग को ये प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करता हूं। प्रॉपर्टी हम लोग जब आगे आगे जाकर सॉल्व करेंगे और क्रिस्प हो जाएगा और इजी होगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मेहनत है। देखो इन्होंने क्या बोला है, फॉर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज एडेड टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फलाना डिम का कुछ नहीं समझ रहा है ना, एग्जांपल दिखा के दिखा दो। चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। ये देखो 3 4 1 1 2 5 2 3 1, ये कुछ जाना पहचाना सा डिटर्मिनेंट नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली वो वही डिटर्मिनेंट जो हमने प्रॉपर्टी 2 में यूज किया था, एंड इसका आंसर हमें सबको पता है -4 है। चलो जहन में रखो बच्चों बात, या फिर लिख कर रखो, इसका आंसर -4 है। मैं बार बार सॉल्व नहीं करके दिखाने वाला हूं, इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हम लोग ने, -4 मिला था, इसलिए जानबूझकर एक ही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोग को पता चले। -4 है, मन में रख दिया, -4 लिख के रखा। चलो अब मैं कुछ करने वाला हूं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक अलग से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिगिनर लेवल के लिए बहुत नया है।
कि हम यहाँ पे कुछ एक ऐसा ऑपरेशन करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पे ना आप लोग किसी भी एक रो को ले सकते हैं या किसी भी एक कॉलम को ले सकते हैं। जब आप रो को लेते हो तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी बस बोल रहा हूं, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। एंड जब आप कॉलम को बदलते हैं तो आपको बोलते हैं उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर हम यहां पे बात करेंगे बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन की, मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये डिटर्मिनेंट है बट थोड़ा बहुत मैच करते हैं सब चीजें, इसलिए बोल रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं मालूम है, मैं ना कोई भी एक रो को उठाऊंगा या फिर कोई भी एक कॉलम को उठा सकता हूं। मैंने सोच लिया मैं रो 2 को उठाऊंगा एंड मैं उसको ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं। ट्रांसफॉर्म मतलब एक होल न्यू चीज करने वाला हूं, उसका पूरी तरह से उसको अलग करने वाला हूं। कैसे अलग करने वाला हूं देखो, तो मैंने यहां पे लिखा है बच्चों, मैं रो 2 को उठाने वाला हूं एंड मैं रो 2 को चेंज करने वाला हूं। तो इसको लिखा है बच्चों द रो 2, जिसको हम R2 बोलते हैं, चेंजेस टू, R2 चेंजेस टू। तो चेंजेस मतलब एक एरो भी करते हैं, कभी कभी दो, आपके टेक्स्ट बुक में 2 एरो था बट एक्चुअली आप एक एरो कर सकते हैं। इसको इंटरचेंज के लिए 2 एरो का इस्तेमाल होता है, एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, आगे जाकर मैं उसको डिटेल में बता दूंगा, अभी इधर इग्नोर करो। R2 चेंजेस टू R2 प्लस कोई भी एक रो ले लो। अभी हम रो की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी रो लो। कौन सा रो ले सकते हो? R1 ले सकते हो, R3 ले सकते हो, कोई भी ले लो एंड उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो। कोई भी स्केलर लो, 1 भी लेते हो तो भी चलता है, 1 इंटू R1 चलेगा, 2 इंटू R3 चलता है, 4 इंटू R1 कुछ भी। मैंने यहां पे लिया 3 इंटू R1। तो देखो आप देख सकते हैं यहां मैंने क्या किया, मैंने रो 2 को चेंज किया। रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो R1। मतलब समझा नहीं, चलो बताने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब यह है कि बच्चों, मैं फिर से बोलता हूं, हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका रो 1 एंड आपका रो 3 बिल्कुल चेंज नहीं होगा। रो 2 को चेंज कर रहे हो इसलिए आपका रो 1 एंड आपका रो 3 बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो आपका रो 1 देखो क्या था, 3 था, 4 था, 1 था, चेंज ही नहीं हुआ। वो क्या चेंज होगा? कंडीशन में बोला है कि रो 2 इज चेंजिंग। 2 3 1 जो था नीचे वो रो 3 है, वो भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अब मैंने जो कंडीशन डाला था वो क्या था कि मेरा रो 2 जो है वो चेंज होगा एंड अभी वो रो 2 चेंज होकर कुछ और बन गया। राइट हैंड साइड देखो क्या है, R2 प्लस 3R1, R2 प्लस 3R1। बट R2 मतलब क्या? रो 2 का एलिमेंट कौन है बच्चा? सबसे पहला 1 है, तो 1 प्लस 3R1 मतलब 3 टाइम्स R1। तो आप जाके देखो 3 टाइम्स R1, R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है? R1 का पहला एलिमेंट है 3, तो R1 के जगह पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 3R1 मतलब 3 इंटू 3। वेरी सिंपल। अब दूसरा वाला फिर से, R2 इज चेंजिंग टू R2 प्लस 3R1। अभी R2 क्या है बच्चों आप लोग का? सेकेंड एलिमेंट देखो R2 का कौन है? 2 है, तो 2 हो जाएगा प्लस 3R1। 3R1 मतलब 3 टाइम्स रो 1 का सेकेंड एलिमेंट, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल। एंड उसी के साथ साथ R2 प्लस 3R1 थर्ड वाला करो, तो R2 में रो 2 में थर्ड एलिमेंट कौन सा है? 5 है, तो 5 प्लस 3 टाइम्स रो 1 का थर्ड एलिमेंट कौन है? 1, तो 5 1 5, सॉरी 3 1 3, क्योंकि 3 टाइम्स R1 है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। मैंने क्या किया? मैंने R2 को ट्रांसफॉर्म किया। R2 को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? R2 चेंजेस टू R2 प्लस एनी स्केलर मल्टीप्लाइड बाय एनी रो। अगर आप यहाँ पे R1 के जगह पे बच्चों 3R1 के जगह पे, मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ बच्चों, 3R1 के जगह पे 3R3 करके देखो, या फिर 2R3 करके देखो, या फिर 5R3 करके देखो, कुछ भी करके देखो, मतलब रो 3 के साथ भी ट्राई करके देखो ये। तो आपका क्या होगा? रो 1 रो 3 वैसे ही रहेगा बट R2 चेंज हो रहा है। तो इस बार आपको जो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 था, तो उसके जगह पे जो ब्रैकेट में मैंने डाले हैं वहां पे आपका रो 3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। बराबर है। तो ये करने के बाद क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक। 3 4 1 विल रिमेन द सेम, 3 3 9 9 प्लस 1 10 हो जाता है, 4 3 12 12 प्लस 2 14 हो जाता है, एंड 3 1 3 3 प्लस 5 8 हो जाता है, एंड फिर 2 3 1 विल रिमेन द सेम और हियर। एंड इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 28 हो जाएगा। बराबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 24 होता है माइनस 6, सॉरी माइनस 10 इंटू 3 बिकम्स माइनस 30, 10 माइनस 16 होता है माइनस 6 इंटू माइनस 4 प्लस 24, एंड देन
30 माइनस 28 कितना होता है 2, 2 अंदर होता है 2। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 24 प्लस 2 होता है 26 एंड 26 माइनस 30 बिकम्स -4। आप एक बात देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे अभी तो समझ में आया, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे। डिड यू अंडरस्टैंड? एब्सोल्युटली। प्रॉपर्टी नंबर 6 ने आपको ये बता दिया कि जो आपने यहाँ पे रो को ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर रो का एलिमेंट इन सच अ वे दैट वो एलिमेंट प्लस दूसरे कोई भी रो का एलिमेंट का स्केलर मल्टीपल के साथ आप ऐड भी करते हो, ऐसा कुछ भी अंधाधुंध करके भी आते हो, तो भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड रहता है। तो आपका पहला वाला मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था, नोट डाउन करके रखो। पहला डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था? -4 था। एंड आपको दूसरा भी डिटर्मिनेंट जो मिला इक्विवेलेंट डिटर्मिनेंट, वो क्या है बच्चों? वो भी -4 ही दे रहा है। इसका मतलब है कि आपने ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ ऑपरेशन किया है बट फिर भी आपको -4 मिला। सवाल तो ये उठता है कि आप बोलोगे कि इतना सिंपल सादा सा एक अच्छा खासा डिटर्मिनेंट था तो ये सब करने का ही क्यों? हाँ, ऐसा लगता अभी तो है, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आपको ये प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझना है। कभी कभी क्या होता है मालूम है बच्चों, कभी कभी डिटर्मिनेंट के अंदर के नंबर्स इतने बड़े होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि नॉर्मल डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तब हम लोग क्या करते हैं मालूम है? आप देख सकते हो R1 चेंजेस टू R2 प्लस 3R1 किया है ना मैंने। कभी कभी सब्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। तो क्या होता है मालूम है? उसके वजह से अगर आपको R2 के बीच में अगर 100,000 10,000 ऐसा नंबर दिखा तो आप है ना ऊपर के नंबर का इस्तेमाल करके उसको स्केलर मल्टीपल के साथ यूज करके इनके साथ माइनस करोगे ना, तो आप R2 का वैल्यू इतने बड़े बड़े है ना, उसको आप छोटा कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आगे आगे धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं जितना एक्सप्लेन करूंगा आप उतना कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं इतना बोल सकता हूँ ये जो भी चीजें हो रही है ये अच्छे के लिए हो रही है। मुझे अभी आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, बट इट्स गोइंग टू बी इजियर। ट्राई लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट। प्रॉपर्टी नंबर 6 खासकर पढ़ो। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 पे जाते हैं बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी ओवर हियर। बट लास्ट प्रॉपर्टी जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेन डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट। मेन डायगोनल का मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहली बात बताता हूं बच्चों, मेन डायगोनल सिर्फ 3/3 मतलब ऑर्डर 3 पे ही लगता है ऐसा नहीं है। ऑर्डर 2 पे भी लग सकता है, ऑर्डर 4 पे भी लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है। मेन डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है इसका स्टेटमेंट पहला लिख के देता हूं, नहीं समझ में आ गया रहेगा तो भी डोंट वरी। यहां पे क्या लिखा है बच्चों? द मेन डायगोनल ऑफ एनी डिटर्मिनेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल aij वेयर i इज इक्वल टू j। नहीं समझ में आया? सिंपल है बच्चों। द मेन डायगोनल ऑफ एनी डिटर्मिनेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल aij वेयर i इज इक्वल टू j। मतलब मेन डायगोनल ऐसा डायगोनल है जिसके पास ऐसे एलिमेंट्स है aij जिसमें i एंड j हमेशा इक्वल होते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे A11, A12, A13, इसमें i जो कि सबसे पहला नंबर होता है एंड j जो कि दूसरा नंबर होता है, ये हमेशा इक्वल है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप लोग को? आपको सिर्फ यहां पे 3 एलिमेंट्स दिखेंगे। कौन है वो? A11 जहां पे I 1 है, J 1 है, इक्वल है, I इज इक्वल टू J। A22 एंड A33 यहां पे आप लोग को कंडीशन सेटिस्फाई होता दिख रहा है। तो ये कलेक्शन ऑफ जो एलिमेंट्स है, अगर मैंने स्ट्राइक मार दिया उनको तो आप देख सकते हैं ये सारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मैंने कर लिया, A11, A22 एंड A33। तो आपको दिख रहा है बच्चों, ये तो एक तरह से डायगोनल के फॉर्म में ही हमेशा बनेगा। आपका हमेशा ये डायगोनल में ही बनने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका A11 कहीं बीच में हो, A22 कहीं उधर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका A11, A22, A33 आगे जाकर A44, A55 अगर जो भी है, क्योंकि ये स्क्वायर ही होता है ना बच्चा, ऑर्डर 3 है, 3/3 है, तो ये स्क्वायर होता है। तो हमेशा आपको जो भी मिलेगा बच्चा ऐसा डायगोनल ही मिलेगा। तो आपके पास वैसे तो 2 डायगोनल्स थे, ये वाला एक डायगोनल था, ये वाला एक डायगोनल था, बट ऐसा डायगोनल जिसमें आपका I और J हमेशा इक्वल होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स कहां पे है? उस डायगोनल को बोला जाता है द मेन डायगोनल। एंड दूसरे डायगोनल को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। बिलीव मी, ये जो आपका डायगोनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायगोनल है बच्चा। इसको इसीलिए बोला जाता है द मेन डायगोनल। द अनदर वन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। मेन डायगोनल, द मेन डायगोनल को एक और नाम है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ज्यादातर मेन डायगोनल का नाम नहीं लेता है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इस डायगोनल को बोला जाता है बच्चा द प्रिंसिपल डायगोनल और द मेन डायगोनल। एंड वो हमेशा टॉप लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है एंड ऐसा बॉटम राइट में नीचे जाता है। इज दैट क्लियर? अभी आप मैं ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं? बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम जो पढ़ने वाले प्रॉपर्टी नंबर 7, इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों। मैंने यहां पे लिखा नहीं है बट इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट आपको रट्टा नहीं मारना है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्यों ट्रायंगल बताता हूं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल is 0,
then the value of the determinant is equal to product of its diagonal elements। समझेगा बच्चों, बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या बोला है मालूम है बच्चों, आपके पास कुछ एक डिटर्मिनेंट होना चाहिए। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान के चलो 3 4 1 0 2 5 एंड उसके बाद में 0 0 1। उन्होंने क्या बोला है मालूम है कि आपके पास अगर एक डिटर्मिनेंट है एंड उसका मेन डायगोनल होना चाहिए, तो मेन डायगोनल तो आपको क्या है, 3 2 1 से अगर स्ट्राइक मारोगे तो मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए या फिर ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, सारे। तो मतलब 3 2 1 के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो जो कि मेरे इस एग्जांपल में है। या फिर बच्चों वो मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स भी अगर 0 होते हैं ना, मतलब वो 4 1 5 के जगह पे सारे 0 होने चाहिए बच्चा। ऐसा नहीं कि 2 0 होगा तो चलेगा, नहीं नहीं नहीं, सारे 0 होने चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि इफ ईच एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल इज 0, जो कि मेरे केस में यहां पे बिलो द डायगोनल में है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो गधा मजूरी करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसका वैल्यू जो होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे मेन डायगोनल का, मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल कौन कौन दिख रहा है, 3 2 1 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, उस सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। मतलब इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिखा है आप मेन डायगोनल के नीचे सारे 0 है या फिर ऊपर सारे 0 है, तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, काम खत्म। 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 6, काम खत्म। इतना सिंपल सा प्रॉपर्टी है, तो आप खाली फुकट का टाइम वेस्ट मत करते बैठो, आप पूरा सॉल्व करने में आप इतना करोगे तो काफी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इज दैट सिंपल। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 जो कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऊपर से देख सकते हो एक ट्रायंगल बन चुका है अच्छा खासा, नॉन जीरो एलिमेंट्स का ट्रायंगल बना है, नीचे भी बन जाता है ऐसा, सो इसलिए इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब पढ़ोगे तब आप लोग को ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। तो डिटर्मिनेंट्स में आज के सेशन में बस इतना ही। मैं और एक्सरसाइज भी क्वेश्चंस भी लेने वाला था, बट मुझे लगता है कि हम एक पर्टिकुलर सेशन ऐसे रखते हैं जहां पे हम पढ़ने को कुछ मिल सके, जो आप लोग को आगे जाकर कभी प्रॉपर्टीज ढूंढकर उसको रिवाइज करना होगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन। तो आशा करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको समझा होगा एंड प्रॉपर्टीज सारे समझे होंगे। प्लीज डोंट स्किप एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिना प्रॉपर्टीज को समझे, सारे प्रॉपर्टीज को समझे बिना प्लीज एक्सरसाइज को स्टार्ट मत करो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक दैट जितना हम एक्सरसाइजेस, जितना हम क्वेश्चंस, जितना हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम उतना एक्सपर्ट बनेंगे। नो बच्चा, यस इट इज ट्रू दैट वी हैव टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बट when we understand a particular concept, so if you don't even understand what properties are and if you are ignoring those concepts, तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चंस कितने भी सॉल्व करो कंफ्यूजन तो होगा ही। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, ध्यान दो, इसको अच्छी तरह से समझो, नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो, अलग अलग क्वेश्चंस को बनाकर प्रॉपर्टीज में डाल के देखो, एंड देन इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल वी विल प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज 4.2 इन अवर नेक्स्ट, उसमें खत्म कर देंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको समझा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड लव करो, यहाँ पे सपोर्ट करो इस चैनल को, as well as बच्चों subscribe to the channel if you are new to it, and मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।